एक मिनट रुक जाइए, ये रिकॉर्डिंग का ओके ओके स्टार्ट है, ठीक है। पहली कहानी है सदगति, मुंशी प्रेमचंद जी की। उस कहानी के मुख्य पात्र है पंडित घासीराम, हमारा दुखी, झुरिया, दुखी की पत्नी, और पंडिताइन जो पंडित की पत्नी है, और उसके गौण पात्र है वो गोंड, वहाँ का गोंड, बस यही, और दुखी की बेटी। ठीक है। थीम क्या ले सकते हैं आप इस कहानी की थीम पर यदि चर्चा करते हैं? आपको बताया था सारांश के रूप में भी लिखिए, कथानक के रूप में भी लिखिए। गीतांजलि नहीं जुड़ी क्या आज? कितने लोग जुड़े हैं? केवल 4 हैं, मतलब केवल हम 3 लोग हैं, बाकी के लोग आए ही नहीं। क्या हुआ आज? हमेशा तो आप लोगों की भरमार रहती, 20-25 लोग रहते हैं, आज केवल 3-4 लोग। भूल गए थे क्या? लेक्चर है या भूल गए, या होमवर्क करना भूल गए? जुट जाएंगे, ठीक मैम है। सदगति, हाँ सदगति बोलिए, कहानी का सारांश। बोलिए ना। सदगति कहानी में जातीय भेदभाव का वर्णन किया है। जैसे दुखी चमार हमारा बहुत ही गरीब और रोजी रोटी का इंसान है। उसकी बेटी की शादी के लिए वह तारीख तय करने के लिए जब किसी पंडित के उच्च जाति के ब्राह्मण के पास जाता है, तो वह उसे नीच जाति का बहुत अनाप शनाप कर उससे उसका काम न करने को टाल देता है। यानी फिर उसे बहुत से काम लगा देता है, जैसे कि उसके घर को वो गोबर से लिपना, भूसा ढोना, लकड़ी की गांठ फोड़ना, ऐसे कामों में लगा देता है। या ना उसे कभी खाने को भी पूछता नहीं है, या कभी खाने को भी पूछता नहीं, ना पानी को पूछता है। वेरी गुड। फिर फिर वह इतने काम करने के बाद भी उसे आशा रहती कि हमारे पंडित जी बेटी की शादी की तारीख तय कर देंगे। वह इसी आशा पर दिन समाप्त होने पर तक काम करता है। फिर भी एक क्षण ऐसा आता है कि उसकी मौत हो जाती है, लकड़ी की गांठ फोड़ने पर, म्हणजे फोड़ने पर, वेरी गुड। लकड़ी की गांठ फोड़ने उसकी मौत हो जाती है। और एक नीच जाति का इंसान हमारे दरबार में, यानी हमारे दरवाजे पर मरा है। इसे यह कहकर ऐसा कहकर हमारा पंडित जी उसे ना उसकी लाश को उठाता है, ना उसे उसके घर वालों को बताता है कि आप उसे कोई शौक नहीं होता है उसकी दुखी के मौत पर। उसे ना कोई शौक होता है। और जो पंडिताई बोली जाती है उस दुखी के मौत पर। और जब हमारे दुखी की पत्नी झुरिया और उसकी बेटी आती है, रोने लगती है और यह कहती है कि ये डायन आ गई सारी रोने के लिए। वैसे ही मुझे उन्हें मानो कोई भावना ही नहीं रहती है, पंडित और पंडिताइन जी को कोई भी भावना विरहित लोग, ऐसा हम कर सकते, भावना विरहित लोग ऐसा हम कर सकते हैं। और फिर एक गोंड गांव में गोंड आदि वो बस्ती में जाकर कहता है कि हमारा दुखी मर चुका है, कि एक उच्च जाति के ब्राह्मण के घर में हमारा बेचारा दुखी, जो दिन भर काम करते हुए उसे ना पानी के लिए पूछा गया, ना चाय के लिए। फिर भी उसने इतना काम करके भी पंडित ने उसका काम तो किया तो नहीं। फिर और ना ही उसे उसकी मौत पर शौक है। वेरी गुड, बहुत अच्छी हमारा पढ़ी दुखी, आपने। हाँ, और आगे बताना चाहती हो? हाँ मैम, एंड तक। हाँ बोलो।
गोंड जाकर कहता है कि पुलिस की तहकीकात होगी और पुलिस के तहकीकात के बाद ही जो करना है वो पुलिस ही करेगी सब। फिर रात होने को आती है। पंडित को चिंता पड़ती है कि एक अपशकुन हमारे घर हुआ है, हमारे दरबार में हुआ है कि एक किसी नीच जाति का व्यक्ति हमारे दरबार में मर चुका है और उसे ना कोई लेने आ रहा है ना कोई पूछने आ रहा है। वो जो दोनों माँ बेटी रहती है वो भी रोकर चली जाती है और वो भी रोकर चली जाती है। और फिर हमारा पंडित ही एक रस्सी का फंदा लेकर आधी रात को यानी सुबह सुबह के ब्रह्म मुहूर्त पर जाकर उस रस्सी को दुखी के पैर पर डालकर घसीट कर उसे गांव के बाहर फेंक कर आता है वही। और वहां गांव के बाहर फेंक कर आने के बाद स्नान करके पूजा पाठ करके अपना फिर से दिन आरंभ करता है। और यहाँ दुखी के लाश को गीदड़ कुत्ते नोच नोच कर खा लेते हैं। इस कहानी से प्रेमचंद जी हमें यही बताना चाहते हैं कि ऐसा ऐसा भी क्या जीना कि जो किसी की भावनाओं को न समझ सके। ऐसे पद का ऐसी पोजीशन का हमें त्याग कर देना चाहिए। यह इंसानियत के लिए हानिकारक है। और फिर भी हमारा दुखी इतना गरीब होकर भी उसका घर का सारा काम करता है, उसे सीधा आटा वो सब देने को तैयार रहता है। फिर भी हमारा पंडित उसका काम नहीं करता है, यानी करने को चला भी जाता है तो तब तक दुखी की मौत हो जाती है। यानी भावना भी रही। यही दुखी का पुरस्कार था, यानी गरीबी का पुरस्कार था। वेरी गुड, धन्यवाद। बहुत अच्छी तरीके से आपने पहली कहानी सदगति को अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। दूसरी कहानी कौन सी है, उसके राइटर कौन है, उसके पात्र क्या है और उसकी थीम क्या है। आपको इसके नंबर्स मिलने वाले हैं, यह भी मत भूलिएगा, है ना। इसका भी डिस्क्लोजर जो है वह आज ही अभी आपके ग्रुप पर आ जाएगा, इसके नंबरिंग जो होते हैं। तो प्लीज हम अपने आप को रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो बेटर होगा। मैम मैं भी बताऊं? और लोगों को भी चांस दीजिए। सही जुड़ी है, सोनाली जुड़ी है, रिद्धि जुड़ी है, शुभांगी, रुचिता, और कोई नहीं बोलता है तो आप हो। देखो नाम लेते ही कट गए लोग। सही, आप बोल सकते हो बेटा। विशाखा भी नहीं जुड़ी क्या आज? जितना आप इसमें इंटरेस्ट लोगे बेटा उतने ही नंबर्स आपके इसमें बढ़ेंगे। देखिए नंबर्स बढ़ने का और ये सेमिनार देने का प्रयोजन हमारा मात्र एक ही है कि आप लोग उस बहाने ही क्यों ना हो हम तैयारी के साथ रहें। ठीक है, आप आपकी अभिव्यक्ति को स्टार्ट कर सकते। और कोई है क्या बोलना चाहता है? एक एक लोग कटते चले जा रहे हैं। ठीक है, सही, शुभांगी, सोनाली, रिद्धि, निशिगंधा ने आपको चैलेंज दिया है। आर यू चैलेंज दिस सब्जेक्ट? आपको यदि उस बच्ची ने जो चैलेंज दिया उसे एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अदरवाइज निशिगंधा रेडी है। सही, सोनाली, रिद्धि, शुभांगी। मैम मुझे फिर से बताइएगा कि मुझे। हाँ ठीक है, हम आपको बताना चाहते हैं कि कल हमने एक होमवर्क दिया था इन सभी बच्चों को। आपकी लगभग सारी कहानियां कंप्लीट कर दी है, पढ़कर पढ़ाकर, है ना। एक एक कहानी को हमने शब्द बाय शब्द के माध्यम से बताया। पूरी कहानियां स्क्रीन शेयर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाई, उसका अर्थ बताया, उसका भावार्थ बता दिया, उस कहानी का अभिधार्थ आपके मुख्यार्थ आपके सम्मुख रखा, उस कहानी की समस्याएं आपके सम्मुख रखे, उस कहानी का समस्याओं का सलूशन आपके साथ हमने शेयर किया। तो अभी आपको बताना है पहले कि यह कहानी कौन सी है, कहानी के कहानीकार कौन है, कहानी में पात्र कितने विद्यमान है और उस कहानी की थीम क्या है। ये चारे पॉइंट्स को लेकर आपको रिप्रेजेंट करना है ताकि हम समझें कि हमारे बच्चों ने उन कहानियों को बड़ी मार्मिकता के साथ उसका मूल्यांकन किया है।
ठीक है, क्लियर हो गया हो। और नहीं होता है तो निशिगंधा भी बात करेगी, तो आप नेक्स्ट कहानी को स्टार्ट कर दीजिए। निशिगंधा, आर यू रेडी नाउ? यस मैम। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। दूसरी कहानी है जिनावर, चित्रा मुग्दल जी की। इस कहानी के पात्र है, मुख्य पात्र है हमारा असलम, घोड़ी सरवरी, और गौण पात्र है जुबेदा, वो शीना, उसके साथ आई हुई वो औरत, और शीना उसके साथ आई हुई औरत, और पुलिस चौकीदार वाले लोग। दूसरी कहानी स्टार्ट होती है, दूसरी कहानी शुरू होती है चावड़ी बाजार से। चावड़ी बाजार में हमारा असलम टांगा चलाकर रोजी रोटी कमाने वाला, पेट भरने वाला हमारा असलम चावड़ी बाजार से यहाँ यानी एक ही एरिया में घुमाकर अपना रोजी रोटी कमाता था सरवरी घोड़ी को लेकर। पर कई दिनों से सरवरी घोड़ी बीमार थी, यानी मानो उसे कोई एक रोग लग गया हो। कई इलाज करने के बाद भी असलम को सरवरी का उपाय न मिला। बहुत से इलाज उसने किए, बहुत पैसा खर्च किया, फिर भी सरवरी का इलाज न हो पाया। एक दिवस ऐसे ही वो सरवरी के विचार में, कई सरवरी अगर मर गई तो हमारे पास दूसरी घोड़ी खरीदने के लिए पैसे भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है। और उसकी गरीबी भी, उसकी गरीबी का कारण भी यही कहता था कि उसे पैसे ज्यादा चाहिए, और सरवरी के इलाज के लिए भी, और अपना घर में 8 बच्चे और जुबेदा 9, उसका 10 लोगों का परिवार वो धरकर। ये इतना बड़ा परिवार चलाना एक सरवरी अकेला नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो बीमार हो चुकी थी, अब बूढ़ी हो चुकी थी। बूढ़ी हो जाने के कारण वह ज्यादा चल नहीं पाती थी। फिर भी सरवरी असलम का साथ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वह चला लेती थी काम, इसलिए वह उसे कमा देती थी। एक दिवस सरवरी के विचार में ही असलम रास्ते पे चल रहा था, और रास्ते के बीच में आ गया, और एक शीना नाम की लड़की जो कार चलाकर फास्ट से आई और सरवरी को ठोक दिया। सरवरी का पैर मुड़ गया, सरवरी वहीं से धड़ाम कर गिर गई। गिरने के बाद असलम नीचे उतरा, वो शीना भी नीचे उतरी। सरवरी मर चुकी थी, इसलिए असलम ने कहा कि मेरी सरवरी को मार डाला, मेरी रोजी रोटी को मार डाला, ऐसा वैसा वह कह रहा था। फिर उसने कहा कि मैं पुलिस को बता दूंगा, पुलिस के यहाँ पे शिकायत करूंगा, पुलिस के यहाँ शिकायत करूंगा। फिर वह पुलिस जाता है। शीना डर जाती है कि ये अब मेरा तो पढ़ाई की उम्र है, और यह मैं गाड़ी चलाने में इतना बड़ा अनर्थ हो गया मुझसे, ऐसा वैसा वह सोचने लगती है। फिर भी उसके साथ आई हुई वो औरत उसे ढील देती है कि भूल तो तुम्हारी ही थी, कि भूल तो असलम की ही थी कि वो ही रास्ते के बीच में आ गया था, हमारी शीना तो अच्छे से कार चला रही थी। फिर पुलिस के यहाँ तहकीकात होती है, वो सब पुलिस का सारा काम काज निपटने के बाद वहाँ शीना के पापा भी आते हैं। शीना के पापा कहते हैं 5 लाख की बोली करता है असलम कि फिर भी घोड़ी नहीं खरीद सकता, इसलिए 5 लाख चाहिए। फिर शीना के पापा को सब के पुलिस पहचानते हैं, इसलिए शीना से वो कहते हैं कि तुम घबराओ मत। शीना के पापा उसे 2 लाख देने को तैयार होते हैं। वह भी खुशी खुशी से 2 लाख लेकर चला तो जाता है, फिर भी उसे सरवरी की बहुत याद आती है। जुबेदा हमेशा सरवरी को कोसती रहती थी जब सरवरी का इलाज चल रहा था। इलाज चलने के बाद जब हमेशा उसे गालियां देने वाली जुबेदा भी थोड़ी नरमाई से बोलने लगी
या फिर वो भी थोड़ी भावुक हो गई कि आज ही अचानक से हमारी सर्वर चली गई, जिसे मैं रोज कोसती थी। फिर आने के बाद घर आने के बाद असलम रो रहा था, अकेले में रो रहा था। जुबेदा ने कहा क्या हुआ? फिर असलम कहा कि ये मैंने धन नहीं कमाया, सरवरी की बोटियां, ये धन नहीं है, ये सरवरी की बोटियां है, बोटियां। मैंने सरवरी का सौदा कर लिया मौत के साथ। ऐसा कर एक जानवर की भावनाओं को समझने वाला हमारा असलम असरवरी को खोकर बहुत ही भावुक हो जाता है, बहुत ही दुखी हो जाता है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। अब क्लियर हो गए सही आपको कि कैसे बताना है? यस मैम। हाँ, आप कौन सी कहानी को लेकर आ रही हो बताइए। सही आप मैम एक गदल लो। हाँ ले लीजिए। सर्वप्रथम तो हम निशिगंधा, आपने बहुत ही सुंदर एवं सटीक रीति से दोनों कहानियों की मार्मिक चर्चा की। बेटा सबसे अच्छी बात है, सराहनीय रहा आपका काम, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने इसे अभिव्यक्त करने का प्रयास किया। आपको ऐसा ही मोटिवेशन हमसे मिलता रहे और आप ऐसे स्टडी करते रहे, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आगे के जो सूत्र है वो सही को दे देते हैं। सही अब आगे आपको संभालना है, आगे की स्टोरी आप उसे शेयर करोगे। सॉरी मैम, पर मैंने अब तक लिखा नहीं है। मैं सभी वो आपने पढ़ा है वैसे ही बता रही हूँ। बस वैसे ही बताना है, लिखना थोड़ी है बेटा, इसका कुछ राइटिंग नहीं करना है आपको। इसका आप कल बोले थे 5 कॉलम करने, इसलिए मैंने तो ज्यादा तो लिखा नहीं, सिर्फ मेरे पास वो फर्स्ट टाइम जो आपने कहानी सदगति शुरुआत की थी, तभी मैंने 8 कहानियों के नाम और वो लिख लिए थे, कथाकार। वेरी गुड। देखिए वो लिखना आप लोगों को कल था और शायद ही आपने कल गूगल क्लासरूम पे डाला होगा। कुछ ऐसा कारण रहा कि जो हम गूगल क्लासरूम को कल चेकआउट नहीं कर पाए, आज कर देंगे। और शायद ही उन बाकी के बच्चों ने नहीं किया, इसलिए बाकी के बच्चे आज जुड़े नहीं, क्योंकि 25 से लगभग हमारी संख्या होती है और आज हम लगता है कि 4 या 5 लोग जुड़े हुए हैं। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि होमवर्क की चर्चा या नेटवर्क इशू या पता नहीं क्या रीजन रहे, आई डोंट नो, बट यू नो दैट आप लोगों को पता है कि आप लोग क्यों नहीं जुड़े। आखिरकार आप यदि करना चाहते हो तो ये आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है। देखिए निशिगंधा, आप आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा बेटा कि आपको जब आपने कहानियों को बताया तब आपको क्या फील हुआ। आपका कैमरा आप ऑन कर तब सकती हो, आप आपका कैमरा ऑन कर सकती हो बेटा। हाँ बताइए। मैम मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई पढ़ा रही हूँ कि और सारे बच्चों को, और मैम मुझे जैसे हम टीचर्स डे पर पढ़ाते थे ना, छोटे होते थे तब, और टीचर्स हमें मार्किंग देते थे, वैसा मुझे लगा। ओके, वेरी गुड। मतलब देखिए एक अलग एक्सपीरियंस आपको आया और दूसरी महत्वपूर्ण चीज यह है कि आपके मन से जो ये कैमरा फोबिया था, जो कैमरे का डर था, वो भी निकल गया, है ना। सबसे छोटा वर्ग है हमारे परिवार के, महाविद्यालय का हमारा परिवार जो है, हमारे परिवार के आप सबसे छोटे सदस्य हो और छोटे है, नटखट होते हैं सबसे छोटा सदस्य, लेकिन प्रतीत होता है आप लोगों से मिलकर कि आप नटखट नहीं हो, बल्कि आप लोगों को मोटिवेट करने वाले हो और सचेत करवाने वाले हो। आपको जो काम दिया जाता है वो काम आप बड़े अच्छे तरीके से कार्य को उन्नत करने में माहिर हो गए हो, ऐसा हमें भी प्रतीत हो रहा है। चलिए सही, अब आपका टाइम स्टार्ट हो जाता है बेटा। मैं कैमरा ऑन करूँ और मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? स्क्रीन शेयरिंग की जरूरत नहीं है बेटा, स्क्रीन शेयर ऑलरेडी हो चुकी है, पढ़ा चुके हैं, बस आपको ही शॉर्ट में उसे आपने उसे क्या लिया है ना। जैसे इस बच्चे ने बता दिया अपने माइंड से
किस इसने क्या लिया, बस आप ऐसे बता दीजिए। आप आपका कैमरा ऑन कर सकते हैं बेटा, उसमें कोई दोहराई नहीं है। यस, ऑल द बेस्ट। राघव जी की एक गदर कहानी, जो गदर के झगड़े से ही शुरू होती है और अब पति पर मरने के बाद भी दूसरे पति के साथ जा बैठती है। गदर 4 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी वो किसी से सीधे मुंह नहीं बात करती और अपनी चलाती रहती है, और इसके कारण वो अपने ही लोगों को दुखा देती है। फिर भी किसी से उसका परिवार भला बुरा रहता है और उसका पति गुन्ना मर चुका रहता है, और फिर भी डोडी के साथ और उसके 4 बच्चों के साथ रहती है। और उसका बेटा बड़ा बेटा निहाल जो रहता है वो 30 वर्ष का रहता है, और उसका छोटा बेटा नारायण, जो 2 बेटियां चंपा और चमेली, उन 2 बेटों की भी शादियां हो चुकी है, बेटियों की भी शादियां हो चुकी होती है। फिर भी वो गदर उसके साथ खुश नहीं रहती। मैम मेरी तैयारी नहीं है, मैं थोड़ी लेट जुड़ गई थी, मेरी तैयारी नहीं है। हाँ ठीक है बेटा, आप बहुत मैं कल बता दूंगी। अच्छे से बोल रहे हो बेटा। आपको यदि कैमरा से डर लग रहा है तो कैमरा ऑफ करके आप पढ़कर बता सकते हो, डोंट वरी। आप पढ़िए। बेटों की भी 2 शादियां हो चुकी होती है और बेटियों की भी शादियां हो चुकी रहती है। उसकी और डोडी की बीवी तो मर गई रहती है। उसके बेटे भी, वो अकेला होकर भी दूसरी शादी नहीं करना चाहता था। गुन्ना और गदर बेटों को अपना बेटा मानता है, उन्हीं के साथ रहता है। गदर डोडी से कहती है कि हमें फिर से शादी कर सकते हैं, तो डोडी कहता है कि जग हंसेगा, क्या कहेंगे लोग, मेरे भैया की बदनामी होगी, ये सोचकर मैं डर जाता हूँ। गदर मोनी यानी उसका दूसरा पति, उसके साथ वो फिर से शादी कर लेती है। गदर मोनी के घर में जब आती है, उसके जेठानी के साथ झगड़ा होता है, फिर भी वो मोनी आ जाता है। मोनी गदर से बात करता है, फिर गदर मोनी के उल्टा जवाब देती है। डोडी गदर के कारण बहुत परेशान रहता है, उसकी पुरानी यादें सताती है। फिर वो ढोला सुनने जाता है। डोडी निहाल से कहता है, अरे बेटा, मैंने ढोला कितने दिन बाद सुना है, उस दिन भैया की स्वागत को सुना था या फिर आज। यह कहकर डोडी आंख मिचकर कुछ गुनगुनाने लगता है। डोडी गदर की याद में मर जाता है। फिर ये बात गदर को पता चलती है, तो मोनी उसे रोकता है, फिर भी गदर वहां से चली जाती है। डोडी के मारने के दुख गदर को होता है। गदर अपने बर्ताव पर पछतावा आता है। गदर डोडी के मृत्यु भोज को लेकर बिरादरी के शासन किया, क्योंकि कानून कहता है कि 25 से ज्यादा लोग इकट्ठा न हो। पर गदर पुलिस की रिश्वत देकर मृत्यु भोज का आयोजन कर दिए। बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिर मोनी गदर से बदला लेने के लिए बड़े थानेदार से शिकायत कर देता है। फिर वहाँ पुलिस आ जाती है। फिर वहाँ बोझ रोकने की बात करती। गदर वहाँ पुलिस के सामने बिरादरी के साथ देते हुए कहती है, आदमी का वजन एक बार होता है, हम बिरादरी को नहीं उठा सकते। पुलिस पकड़ कर उसे ले जाती। पुलिस हथियार बंद हो आती और पुलिस गोलियां चलाने लगती। गदर अपने दोनों बेटों और रिश्तेदारों के पीछे दरवाजे से भगा देती। गदर एक लीडर और औरत बनकर सबकी रक्षा करती है। उसे गोली लग जाती है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी तरीके से आपने गदर इस कहानी को प्रेजेंट करने का प्रयास किया। लेट ही क्यों न हो, लेकिन आपने उसे समझा तो सही। देखिए, डर आपके दिल में जो बिठा हुआ है, पहले तो उस डर को निकाल दे, है ना। आपको कुछ नहीं करना है। जो आपको, जैसे हमने बताया, जिस कहानी के कथा वस्तु से आप परिचित हुए, एक एक करके हम ऐसी सारी कहानियों को, केवल मात्र हमारी 8 कहानियां हैं और 8 कहानियों में से 3 कहानियां हमारी लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट कहानी किसके पास जा रही है, कौन लेना चाहता है?
विशाखा, अपेक्षा, रिद्धि, सोनाली, या रिटर्न जाए हम निशिगंधा के पास? कौन लेना चाहता है? मैम मैं इन शॉर्ट नौकरी पेश कर सकती हूँ। यस, ऑल द बेस्ट। कमलेश्वर लिखित नौकरी पेशा ऐसी प्रतिनिधि कहानी जिसमें उन्होंने घर के मध्यम वर्ग के ऐसे समाज का चित्रण किया है जो नौकरी पेशे में अपनी गुजर करते हैं। इस वर्ग की आय में सीमित होने पर भी इसकी आकांक्षा और आवश्यकता बहुत बड़ी होती है, सही, जिन्हें पूरा कर पाना। सही। यस आप मैम। जल्दबाजी मत करो बेटा, आप प्यार से समझाओ, जैसे निशिगंधा ने इन बच्चों को समझाया वैसे प्यार से समझाओ, ताकि बाकी के बच्चे भी समझे आपकी बात को, है ना। पढ़ो आप, लेकिन पढ़ते समय आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करते चले जाओ, ताकि बच्चे समझे उसे। हाँ मैम मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ सिर्फ। हाँ ठीक है ना, बताइए। कमलेश्वर जी ने वो एक नौकरी पेशा कहानी लिखी है जो घर के मध्यम वर्ग में, मतलब हम जो मध्यम वर्ग में रहते हैं उन इस समाज का चित्रण किया है, और नौकरी पेशे में हम कैसे गुजारा करते हैं ये बताया है। इस वक्त के आज सीमित होने पर भी इनकी आकांक्षा और आवश्यकताएं बहुत बड़ी होती, मतलब इच्छाएं बहुत बड़ी होती कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, फिर भी जिसे पूरा करना मिडिल क्लास लोग, मतलब मध्यम वर्ग लोगों को संभव नहीं रहता। मतलब सपने बड़े देखते हैं और फिर कर पाना उसे पूरा करना बहुत कठिन रहता है, और इसलिए वो छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। इस पाठ का नायक राधे लाल भी इसी तरह से कि मुझे भी ये चाहिए वो चाहिए। वो अपने आप को नौकरी पेशा कहने में गर्व महसूस करता है, पर जब नौकरी चली जाती है दर दर भटकता रहता है कि कैसे वो अपने नौकरी पेशे पर बहुत गर्व रहता है कि उसे ये बाबूलाल जैसे लोगों से सम्मान मिलता है, फिर नौकरी चले जाने के बाद भी उसे ये उससे एक क्या था वो अपने आप के नजरों से ही नीचे गिर जाता है। लाला से उसे लगता है कि झगड़ा हो गया, और लाला भी उससे सिफारिश देते हैं कि तब उसे दुख होता है कि इस बात का चित्रण इस कहानी में है। ओके, और क्या ले सकती हो आप कहानी के माध्यम से? देखिए ये आ गए रनिंग आउट ऑफ द टाइम, आपके पास अभी 9 मिनट है। 9 मिनट में आप अपनी 1-2 कहानियों को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, सही, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया दूसरी भी कहानी बताने का। 2 कहानियां आपसे हुई, 2 कहानियां निशिगंधा से हुई, और विशाखा जुड़ी हुई है। विशाखा आप अपनी अभिव्यक्ति को दे सकते हो बेटा। जी टीचर। हाँ, हम जो सामान्य लोग होते हैं, जब उन्हें कोई सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उन्हें समाज में ऐसा लगता है कि हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। विशाखा, आप हमारे बात को नहीं सुन पा रही हो। जी कल आप नहीं थे बेटा, कल हाँ। आप नहीं थे। हमने एक छोटा सा होमवर्क आप लोगों को दिया था। कहानी का नाम, कहानीकार का नाम, पात्र उसमें जुड़ने वाले, और उस कहानी की छोटी सी थीम, जो कथा वस्तु है या जो समस्याएं हैं उस कहानी के माध्यम से आने वाले, ये सारी बातों का जिक्र आप लोगों को अभी करना है। ठीक है, जैसा इन्होंने किया, आपको उसी कहानी पर बात नहीं करनी है। जो हमारी 4 कहानियां अभी हो चुकी हैं, पहली कहानी सदगति पर निशिगंधा जी ने बात की, और उसके बाद उन्होंने कौन सी कहानी बताई? 1 मिनट रुक जाए। हाँ, सदगति के पश्चात उन्होंने जिनावर कहानी के बारे में बात की, फिर सई ने नौकरी पेशा पर बात की, और गदल कहानी पर बात की। तो ये 4 कहानियां छोड़कर जो 4 कहानियां बाकी है उस पर आप लोगों को डिस्कशन करना है। हाँ विशाखा, अब आप कौन सी कहानी लेना चाहती हो या आप पर डिपेंड करता है? जी टीचर, मैं आज नहीं दे पाऊंगी, कल।
ओके ठीक है, कोई बात नहीं। और कोई? अपेक्षा? मैम मैं देना चाहती हूँ। हाँ दे दीजिए बेटा। कौन सी कहानी है आपकी? जी मैम, तस्वीर। ओके, ऑल द बेस्ट बेटा। तस्वीर यह कहानी भीष्म सोहानी की द्वारा लिखित है। उसमें तस्वीर इस कहानी में भीष्म सोहानी ने एक ऐसी स्त्री की वेदना को अभिव्यक्त किया है जिसके पति को देहांत हाल ही में हुआ है। उसके समक्ष बच्चों को पालने की समस्या है। यह स्त्री अपने पति से रागात्मक रूप से इतनी जुड़ी थी कि वह अपने अभिव्यक्त को पति में ही तिरोहित कर चुकी है। इसलिए घर खर्च के लिए उसका ससुर जब घर की बोलिए बेटा, बोलिए रिद्धि। जी मैम, हाँ बोलो ना, क्यों रुक गए आप? टू बी कंटिन्यूड बेटा। क्या करता है वह घर के सामान? इसीलिए घर खर्च के लिए उसका ससुर जब घर की चीजें को बेचता है, जो उसका मन भीतर ही भीतर रहता है। वह अपने सामने अपने पति की तस्वीर रखती है जिसमें वह मुस्कुरा रहती है। वैसे ही जिससे वह स्त्री किसी की बात पर असनुट होकर मुस्कुराया करता था। इसीलिए पत्नी को लगता है कि मरकर भी उसका पति उसके सामने हटा नहीं है। उसके ससुर का क्रूर व्यवहार, बच्चों को की जिद और तस्वीर में उसके सामने से हट नहीं रही। उसके ससुर का क्रूर व्यवहार, बच्चों की जिद और तस्वीर में उसे वह तस्वीर को कमरे से हटाना चाहती है, पर अंदर से वह बेहद कमजोर है। वह तस्वीर को कमरे से नहीं हटा सकती क्योंकि उसकी आस्ती अपने पति के प्रति बहुत गहरी याद सकती है। उसे यह निर्णय लेने पर विश्वास कर देती है कि घर की वस्तुओं को न बेचा जाए। वह अपने ससुर के समक्ष अपने निर्णय की घोषणा कर देती है और फर्नीचर बेचने के मना कर देती है। इस बूंद पर उसे लगा है कि वह अपने बच्चों को पति को देने से जुड़ गई है और उसे अपने असल अस्तित्व को प्राप्त कर लेती है। धन्यवाद मैम। ओके बेटा, वेरी गुड। देखिए कितने यहाँ पर आज लगभग 5 या 6 कहानियों का सिलसिला पूरा कर दिया और 2 कहानियां हमारी बाकी है। आप में से कौन आना चाहता है? सोनाली, अपेक्षा, सई, निशिगंधा? मैम सरहद के इस पार। ऑल द बेस्ट बेटा। सरहद के इस पार यह कहानी हमारी चौथी कहानी है। इसे नासिरा शर्मा जी ने लिखा है। इस कहानी के मुख्य पात्र है रेहान, दद्दा, शकुल चाचा। रेहान, दद्दा, नरगिस, शकुल चाचा, अम्मा और गौण पात्र है श्रेया। जो इस कहानी में आती तो नहीं है, उसका नाम बहुत ज्यादा आता है। कहानी की थीम है हमारा रेहान। रेहान यह एक पढ़ा लिखा अच्छा खासा लड़का है
इसलिए नौकरी न मिलने के कारण वह एक मुस्लिम जाति का लड़का होते हुए वह सिर्फ हिंदू लोगों पर ही टीका करता है या टीका टिप्पणी करता रहता है कि के तब तक के बहुत बड़े फैसले थे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तनाव भी बहुत चल रहा था। ऐसे ही इस तनाव के कारण ही उसे नौकरी न मिलने के कारण वह हिंदुओं को बहुत सी गालियां देता था, बहुत अनाप शनाप बकता रहता था। चार पांच ही घर मुस्लिमों के और पूरा मोहल्ला हिंदुओं का। यही कारण इसी के डर से शकूर चाचा, जो उनके एक रिश्तेदार या फिर पड़ोसी थे रेहान की अम्मा और दादा रेहान को समझाते समझाते थक गई थी, पर रेहान एमए पास किए हुए था। बीए से उसकी दोस्ती सुरैया आपा से हुई थी। सुरैया आपा से किसी पाकिस्तान के किसी बड़े अफसर के साथ शादी तय हो गई और सुरैया आपा ने सिर्फ इसी से रेहान गुस्सा था और दद्दा हमेशा सुरैया आपा को कोसती रहती थी। नरगिस 7 साल की बेटी जो रेहान की बहन है, रेहान की बहन 7 साल की नरगिस हमेशा अपने भाई की यह हालत देखकर सुरैया आपा को कुछ ना कुछ कहती है कि क्या सुरैया आपा यह है कि इसके कारण हमारे भाई की हालत ऐसी हुई है, क्या सुरैया आपा चिल है इसके कारण हमारे भाई की हालत बहुत बुरी हो गई है। नरगिस भी ऐसे विचार करने को विवश हो जाती है परिस्थितियों के कारण। एक दिन जब रेहान कर्फ्यू लगा, 2 दिवस का कर्फ्यू था, 2-3 दिवस का हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो तनाव के कारण कर्फ्यू में रेहान के कुछ दोस्त एक 10 साल की सरस्वती लड़की को उठा कर ले आए थे और उसी दिन हमारा रेहान खपरेल तोड़कर आंगन में तड़ातड़ फेंक कर गालियां देता था हिंदुओं को। फिर उसे सुरैया आपा को मिलने का ख्याल आ गया। सुरैया आपा के प्यार में दीवाना रेहान उसे रात को मिलने को जाने का ख्याल आ गया और जाने लगा। रात को छप्पर जाने के बाद उसे बचाओ बचाओ की आवाज आ गई। आवाज आने का वह देखता है तो 10 साल की लड़की सरस्वती नाम की लड़की और उसके कुछ दोस्त उसे पकड़े हुए थे और वह उनसे छूटने का प्रयास कर रही थी। हमारे रेहान ने